हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द DU केमिस्ट्री। मेरा नाम है शुभम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वापस से अपना यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारा वुडवर्ड्स रूल। यस गाइस, हम आज वुडवर्ड्स रूल पढ़ेंगे। ये आपका चाहे DU हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद फिर आप एंट्रेंस में दोगे नेट वगैरह, उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वुडवर्ड्स रूल दिया गया है वुडवर्ड और फिशर के द्वारा। इसका नाम है वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल, ओके। दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्पेक्ट्रा लिए यूवी विजुअल आपका, बहुत सारे सैंपल्स का इन्होंने स्पेक्ट्रा लिया। उन सारे स्पेक्ट्रा में कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई हैं और सारी सिमिलैरिटीज़ को स्टडी करने के बाद एक रूल दिया, और वो रूल था लेम्डा मैक्स का। स्पेक्ट्रा जो स्टडी किया उसका लेम्डा मैक्स स्टडी किया और ये पाया कि कुछ एक पर्टिकुलर कुछ सैंपल्स में एक रेसिड्यू है, एक कोई बेस है जिसकी एक वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। उसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उस लेम्डा को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद कुछ सॉल्वेंट का भी इफेक्ट आ रहा है। तो फाइनली उसने एक रूल दिया जो ये बोलता है कि लेम्डा मैक्स आपका जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी इस प्रकार से, बेस वैल्यूज़ प्लस समेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट्स, उस सैंपल या उस कंपाउंड में जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उसका कंट्रीब्यूशन, प्लस सॉल्वेंट इफेक्ट। ठीक है। तो बेसिकली हम लेम्डा मैक्स थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग। नहीं तो आपको पता है कि अगर कोई भी सैंपल का आपको लेम्डा स्टडी करना है तो पहले आपको उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर जो आपको सिग्नल्स आएंगे उसकी मदद से आपको लेम्डा मैक्स मिलेगा। बट वुडवर्ड फिशर रूल ने एक रूल दिया है, ये क्वाइट आपका मैच करता है विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, तो इससे एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है। अब इसे हम दो उसके लिए पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं डाई इन्स के लिए और एक पढ़ते हैं डाई इनॉन्स के लिए, इनॉन्स के लिए। ठीक है ना, मतलब बेसिकली ऐसे वाले सिस्टम्स के लिए, और ये एल्कीन्स मतलब डाई इन्स के सिस्टम के लिए। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे आज इस वीडियो में पूरा हमारा डाई इन्स का चलेगा, सारे एग्जांपल्स के साथ एक एक कॉन्सेप्ट, क्या क्या उसके पीछे क्या रीज़न है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो आपका वुडवर्ड फिशर रूल है वो सिर्फ आपका पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन को स्टडी करके करा गया है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फेवरेबल ट्रांजिशंस होते हैं। तो वो जो वुडवर्ड्स रूल है इसमें आपको कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखिए कि ये पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन को ही स्टडी करता है। ठीक है। हमने इससे पाई से पाई स्टार के जितने ट्रांजिशंस होते हैं उससे जो स्पेक्ट्रा आता है उसकी वैल्यूज़ को हमने कोरिलेट करके एक लॉ क्रिएट करा है। उस लॉ से हम लेम्डा मैक्स थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। एक बात, अब हम जो डाई इन्स पढ़ने वाले हैं ना, तो डाई इन्स में ये देखा गया है कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। डाई इन्स में जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम इसको डाई इन्स के केस में नेगलेक्ट कर सकते हैं। बट जब ये है हम इनऑन्स के केस में जब पढ़ेंगे तो सॉल्वेंट का अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पर हमको इसकी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। तो अभी हम लेम्डा मैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे डाई इन्स के लिए। ठीक है ना। इसका पर्पस तो आपने समझ ही लिया होगा कि क्यों ये दिया गया है ना, लेम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हमें बेस वैल्यूज़ और थोड़ा कुछ सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट वगैरह क्या होता है ये सब समझ लेते हैं। बेस वैल्यूज़ मतलब कोई एक नॉर्मल आपका कोई भी कंपाउंड है तो उसमें एक कॉमन, जैसे डाई है, डाई एक कॉमन होगी, उसके बाद कोई उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, है ना। तो क्या इन सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा, और जो ये मेन आपकी डाई है इसको हम बोलते हैं बेस, तो इसकी बेस वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बेस वैल्यू में कि बेस वैल्यू फॉर अनसब्स्टिट्यूटेड कंजुगेटेड एसाइक्लिक और हेट्रोएनुलर डाई इन, मतलब क्या बोल रहा है, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब नॉर्मल ओपन चैन, नॉर्मल ओपन चैन, अगर ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है, और या फिर ये हेट्रोएनुलर डाई इन है, साइक्लिक सिस्टम है बट इट इज़ दिस काइंड ऑफ सिस्टम, हेट्रोएनुलर, ये हेट्रोएनुलर सिस्टम है। बताया था ना लास्ट वीडियो में हेट्रोएनुलर होमोएनुलर कैसे क्या होते हैं। बेसिकली ये डबल बॉन्ड है, ये अलग अलग रिंग में होगा और होगा आपस में कंजुगेटेड में, कंजुगेशन में, ठीक है। तो इनकी जो बेस वैल्यू है वो होगी 214 है ना, हाँ 214 होगी, इसकी भी 214, इसकी भी 214। अब इसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उनकी अलग वैल्यू होगी, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहले हम बेस वैल्यू समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एक है कंजुगेटेड होमोएनुलर डाई, उसकी 253। बेसिकली अगर कंजुगेटेड है और होमोएनुलर है, होमोएनुलर है, कंजुगेटेड है, होमोएनुलर मतलब होमोएनुलर भी बोल सकते हैं इसको, साइक्लिक भी बोल सकते हैं। साइक्लिक तभी बोलेंगे जब दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होंगे, ठीक है, याद रखना। अगर ये सिस्टम है तो इसे साइक्लिक नहीं बोलेंगे, इसे ये एसाइक्लिक है। साइक्लिक तभी होगा जब दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होंगे, ये एसाइक्लिक है, ठीक है। तो इसकी जो बेस वैल्यू है ये जो मैंने इसके पहले बताई थी 214, बट ये जो है ये साइक्लिक है, या फिर इसको हम होमोएनुलर भी बोलते हैं। होमोएनुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड्स दोनों रिंग के अंदर हैं, तो होमोएनुलर है। तो इसकी जो बेस वैल्यू है वो है 253, मतलब 253 नैनोमीटर लेमडा मैक्स इतने का लेके चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे है, कुछ भी है, तो इनकी सबकी अलग वैल्यूज़ होंगी। बेसिकली बेस वैल्यूज़ मतलब जो हमारा सिस्टम है, बेसिक सिस्टम जो है उसकी कितनी वैल्यू होगी, वो उसी को हम बेस वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ पे 253 है ना, 253 है, ये 253 है, ठीक है। अब ये हमारा होगा बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू के बाद हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट की क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर देखिए हमने डाई इन्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा टारगेट सिर्फ इतना होगा कि हमको अपने सिस्टम में इतना सिस्टम लेके चलना है, मतलब इतने पे हमको फोकस करना है कि ये हमारा बेस है। हमें इसकी 214 नैनोमीटर इसकी बेस वैल्यू लेके चलनी है। इसके बाद अगर एक और डबल बॉन्ड कंजुगेटेड में आ जाता है, कंजुगेटेड में एक और डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसमें +5 नैनोमीटर ऐड करना है, मतलब एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन की सॉरी 30 नैनोमीटर की इंक्रीज़ होगी अगर एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है। और अगर नहीं होता है, एक्सटेंडेड नहीं होता है, मान लीजिए एक्सटेंडेड नहीं होता है आपका, एक्सटेंडेड नहीं होता है आपका, आइसोलेटेड होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइसोलेटेड है ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कंजुगेटेड है, एक कंजुगेशन बढ़ रहा है, तो आपका +30 आप ले लोगे, ठीक है। दूसरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 का इफेक्ट आएगा। एक्सोसाइक्लिक का मतलब ये है कि आपने ये सिस्टम, आपने होमोएनुलर टाइप का सिस्टम लिया, इसका आपने 253 वैल्यू बेस वैल्यू रख दी। अब एक कोई ऐसा सिस्टम आ रहा है, मान लीजिए एक्सोसाइक्लिक है, मतलब एक्सोसाइक्लिक का मतलब है कि एक डबल बॉन्ड बाहर है, तो इसमें 5 नैनोमीटर का
इजाफा हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट पर क्या इफेक्ट आएगा। सब्स्टिट्यूएंट पर क्या इफेक्ट आएगा, एक सेकंड ना। देखिए सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट आप ऐसे देखिए, अगर किसी भी आपके बेस वैल्यूज़ में अगर OCOR मतलब ये आपका एक प्रकार से एस्टर ग्रुप करीब अगर लगा हुआ है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, 0 नैनोमीटर, है ना। और अगर कोई नॉर्मल सिंगल कोई भी अगर सिंपल कोई भी अल्काइल डेरिवेटिव या अल्काइल का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मतलब लाइक R लगा हुआ है, R में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है R में, कुछ भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। अगर नॉर्मल R लगा हुआ है तो सिर्फ 5 का इंक्रीमेंट आप देखोगे। बट अगर कहीं हेलोजन लगा हुआ है तो हेलोजन में भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 5 का इफेक्ट ही आएगा, है ना। और अगर हम OR देखेंगे, मतलब ये आपका ईथर ग्रुप अगर लगा हुआ है तो 6 का इंक्रीमेंट, SR लगा हुआ है तो 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, अगर NR2 लगा हुआ है तो 60 नैनोमीटर का है इंक्रीमेंट। ये चीज़ें आप थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना इन चीज़ों के, क्योंकि ये आप कभी भी आप कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे आपको इसकी नीड पड़ेगी। ठीक है, ये एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट्स में नोट कर लेना। ठीक है, हम अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। उससे भी पहले एक कॉन्सेप्ट और आपको बता देता हूँ कि इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमने पढ़ा। ठीक है, तो एक इफ़ेक्ट और होता है। नॉर्मली आप जैसे ये डाइंस कर रहे हो तो अगर इसमें एक मिथाइल ग्रुप आता है, मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप सिमिलर टू द कंजुगेशन, ये हाइपर कंजुगेशन शो करता है अटैच होने के बाद। सिमिलर टू द कंजुगेशन, ये हाइपर कंजुगेशन शो करता है। ठीक है, तो मतलब जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो अगर इसके साथ एक CH3 ग्रुप लग गया है तो अगर पहले इसकी बेस वैल्यू 214 थी, इसकी बेस वैल्यू 214 थी, तो अब ये बढ़ के आपकी करीब 205 के आसपास का इजाफा होता है, मतलब 220 के आसपास की इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आपका ये मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ लगा है या फिर यहाँ लगा है, तो थोड़ा सा 2-3 का इफेक्ट पड़ेगा 223 में, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। बट अगर आप अगर आप मिथाइल ग्रुप इंक्रीज़ करते हो तो करीब 5-6 का और इंक्रीज़ आ जाता है। तब ये देखिए 2 मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पर, ये एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए हमने, तो करीब यहाँ 217 से करीब 12 या फिर 214 से, सॉरी 214 प्लस 12 करीब 226 नैनोमीटर की तरफ वैल्यू आती है। तो मतलब मेरे कहने का बेसिकली मतलब यही है कि मिथाइल ग्रुप्स के ऐड होने के बाद करीब 6 का इजाफा होता है, और ये मिथाइल ग्रुप की वजह से होता है क्योंकि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब हाइपर कंजुगेशन शो करता है। हाइपर कंजुगेशन होगा, आपको पता होगा। ठीक है, मतलब ये बेसिकली आपकी क्रोमोफोर यूनिट हो गई। अब ये क्रोमोफोर यूनिट में ये 2 सब्स्टिट्यूएंट आपका इफेक्ट डाल रहे हैं। ये आपका क्रोमोफोर 214 नैनोमीटर का लैम्डा मैक्स कलर शो कर रहा है। अब मिथाइल ग्रुप्स लगे होने की वजह से जो आपका जो पाई से पाई स्टार का जो ट्रांजिशन है वो और फेवरेबल हो जाता है ना, वो उसका एनर्जी गैप कम हो जाता है, तो लेमडा इंक्रीज हो जाता है। कितना लेमडा इंक्रीज होता है, बाई 12 लेमडा इंक्रीज होता है, और लेमडा हमारी 226 पर वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया। अब एग्जांपल्स करते हैं।
ठीक है। पहला एग्जांपल, देखिए हमने रिंग रेसिड्यूज को समझा, नहीं समझा? चलिए हम रिंग रेसिड्यू को पहले समझ लेते हैं, इसी एग्जांपल की हेल्प से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका डाई इन सिस्टम है, ये आपका डाई इन सिस्टम है जो हमारी, जिसकी बेस वैल्यू हमारी 214 है, ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं ये इधर जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है ना, प्लस एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी है। तो पहले हम एक्सटेंडेड कंजुगेशन का, ये बेस वैल्यू हो गई। अब एक्सटेंडेड कंजुगेशन का हमने कितना पढ़ा था, शायद है 5 पढ़ा था, एक्स्ट्रा नहीं 30 पढ़ा था, 30। तो ये 30 प्लस ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे भी एक साइक्लिक रिंग यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से भी, तो इसको हम बोलते हैं रिंग रेसिड्यू। मतलब ये रेसिड्यू और ये दोनों तरफ से ये बॉन्डेड है ना, तो इसमें हम बोलेंगे कि 2 रिंग रेसिड्यू हैं। इसमें हम क्या बोलेंगे, 2 रिंग रेसिड्यूज, ठीक है। तो इसमें 2 रिंग रेसिड्यूज हैं, तो हर रिंग रेसिड्यू का कितना होता है, 5 ही होता है शायद, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। फाइव ये देखिए, सिंपल अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेसिड्यूज 5 नैनोमीटर। तो हम 2 रिंग रेसिड्यू होगी, मतलब जो बॉन्डेड है वो एक ऐसे साइक्लिक सिस्टम से बॉन्डेड है जो दोनों तरफ से साइक्लिक ही है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 रिंग रेसिड्यूज हैं। तो इसकी जो टोटल कैलकुलेटेड जो लैम्डा मैक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 214, 30, 40, 44, 254 नैनोमीटर्स में, और एक्सपेरिमेंटली भी 255 के अराउंड इसकी वैल्यू आती है। तो मतलब जो वुडवर्ड फिशर रूल से हमने जो कैलकुलेट करा वो सही है, मतलब हमारा क्वाइट सही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखें दूसरा एग्जांपल हमारा है, हम पहले रिंग रेसिड्यू को पहले अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो पहले हम रिंग वाले क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं। ये सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो अब इसमें आपको पता है हमारा जो वर्किंग सिस्टम है या फिर हमारा जो डाई इन है वो ये है, ठीक है। डाई इन हमारा ये है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसकी बेस वैल्यू हमारी हो गई 214 प्लस, अब यहाँ से आप देखो एक रिंग रेसिड्यू, यहाँ से आप देखो दूसरी रिंग रेसिड्यू, और एक तीसरी रिंग रेसिड्यू यहाँ से भी आ रही है ना। तो इसमें 3 × 5 मतलब 3 रिंग रेसिड्यूज भी शामिल होंगी, और इसका लैम्डा मैक्स करीब 229 के आसपास आएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखिए, बेसिकली ये तीनों भी 6 मेंबर्स साइक्लिक सिस्टम है, और ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें हमारा ये आपकी डाई इन है, तो इसकी बेस वैल्यू हो गई 214,
अब इसमें हम देखते हैं कितने रिंग रेसिड्यूज़ हैं। रिंग रेसिड्यूज़ एक ये है, एक ये है, एक आपका ये है, एक ये है। तो 4 रिंग रेसिड्यूज़ इस मॉलिक्यूल में हैं, 4 रिंग रेसिड्यूज़ हैं। दूसरी एक और बात कि ये जो आपका ये डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है ना। ये इस रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक होगा, ये इस रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक होगा, है ना। बस इतना ही बताना था कि आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये डबल बॉन्ड जो बाहर लिखा हुआ है, अगर हम इस रिस्पेक्ट के अंदर अगर कोई डाई इन होती तो हम इसकी जब बेस वैल्यू लिखते तो प्लस ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इसके लिए भी कैलकुलेट होता, प्लस अगर हम इसका निकाल रहे होते तो इसकी भी बेस वैल्यू के साथ इसका भी एक एक्सोसाइक्लिक के टर्म्स में हम इसकी वैल्यू नोट डाउन करते। ठीक है, तो होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स और कर लें। वैसे आई होप तो चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होंगी, अब आप कर लोगे। बट चलिए एक एग्जांपल और टिपिकल एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए, ये आपका एक सिस्टम है जिसमें ये आपकी डाई इन है जिसकी बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर है। 214 है, 217 है। मान लीजिए 214 ही है, ठीक है। और ये इस डाई इन से लगा हुआ है, ये एक आर ग्रुप, मतलब एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, है। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का कितना होता है, 5 नैनोमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू 290 मतलब 220 के आसपास आती है, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम है मिरसीन, MYRCENE, मिरसीन, ठीक है। अब आप ये मत बोल देना ये डबल बॉन्ड है, हमने इसका नहीं लिया। ये डबल बॉन्ड आपका कहीं कंजुगेशन में नहीं है, ये डबल बॉन्ड नॉट इन कंजुगेशन, कहीं भी कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है। और जो कंजुगेशन में नहीं है उसका हम कहीं पे भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते, कहीं पे भी उसका हम इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये आपका सिस्टम है, ठीक है, ये आपका सिस्टम है। तो बेस वैल्यू तो आपको पता है ये हमारी डाई इंस की कितनी होगी, 214 होगी, प्लस अब इसमें बताइए रिंग रेसिड्यूज कितनी है। आपको मैंने अच्छे से समझाया है। आप जैसे जहाँ पे ये आपकी डाई एंड होती है तो इससे जितने भी बॉन्ड हैं, एक यहाँ पे बॉन्ड है, एक यहाँ पे बॉन्ड है, तो ये 2 रिंग रेसिड्यू यहाँ पे हो जाएंगी और ऐसे ही 2 यहाँ पे हो जाएंगी, मतलब 4 रिंग रेसिड्यूज हैं, ठीक है। मतलब 4 × 5 मतलब 20 + 214 मतलब 234 नैनोमीटर के आसपास। लेकिन एक चीज़ हम इसमें भूल गए,
इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स भी हैं। पूछिए कैसे? देखिए, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो +2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स। 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स के लिए कितना होता है? 25 और +4 आपके रिंग रेसिड्यूज हैं। 5 to 10 और 20 30 करीब 230 44 नैनोमीटर के आसपास इसकी वैल्यू आती है। 255 में आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आती है और थ्योरेटिकल आपकी 244 आती है। तो होप आपको ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। जो सारे एग्जांपल्स बताए हैं वो सारा आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट रखना नहीं है, सारे डाउट अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है, जब कर रहे हैं तो अच्छे से करना है। DU हो या कोई भी एंट्रेंस हो, सॉरी कोई भी सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, कहीं का भी हो, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, हमारा मार्क्स लाना मकसद नहीं है, मकसद हमारा ये भी है कि हमको कॉन्सेप्ट भी सीखना है। ठीक है, मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, वो है एप्लीकेशन। हमारा इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? देखिए, इसको हम यूज़ कर सकते हैं आइसोमर्स में डिस्टिंग्विश करने में। आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करने में हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, इस रूल का यूज़ कर सकते हैं। लुक, आप जैसे मैं आपको ये हो सकता है फिगर इतना अच्छा ना बने, फॉर्मूला इतना अच्छा ना लिख पाऊँ, बट आप मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड और ये आपका यहाँ पे COOH, यहाँ पे कुछ भी नहीं, CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप। अब जो दूसरा कंपाउंड बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये COOH है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और ये आपका होमोएनुलर टाइप सिस्टम है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों सिस्टम में हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना है, ये दोनों आइसोमर्स हैं, इन दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, बट आपका जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो आपकी डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन ये हेट्रोएनुलर में है, ये हेट्रोएनुलर है, ये होमोएनुलर है ना। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। आपको पता है कि होमोएनुलर की वैल्यू कुछ और होती है, हेट्रोएनुलर की कुछ और होती है। होमोएनुलर की बेस वैल्यू कितनी होती है? होमोएनुलर की बेस वैल्यू होती है 214, सॉरी हेट्रोएनुलर की 214, होमोएनुलर की होती है 253। अब दोनों में सब में रिंग के रेसिड्यूज 4 हैं, 1 2 3, देखिए 1 2 3, 1 2 3, एक ये 4 ये अल्काइल रेसिड्यू है। हम मान लेते हैं 3 रिंग रेसिड्यू है और एक अल्काइल रेसिड्यू है। ठीक है, तो 4 टोटल हो गई, तो 4 × 5, इसमें से 4 × 5 सेम है, 1 2 3, अरे यार ये गलत बन गया है, सॉरी यार, ये आपका ऐसे नहीं है, ये आपका ये ऐसे था, मतलब ये आपके इसमें भी 4 रिंग रेसिड्यू होंगी। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर्मूला इतना सही नहीं बना है, बट जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो समझिए। 4 × 5 25 दोनों में सेम है,
बट अब डिफरेंस कहाँ पे आया आपका, ये इस वैल्यू में डिफरेंस आ गया। बाकी सारी चीज़ें सेम है, दोनों में एक एक एक्सोसाइक्लिक होगा। इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, तो एक एक एक्सोसाइक्लिक दोनों में। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई 239, और इसकी कितनी आ गई 278 के आसपास, यही ऑब्जर्व वैल्यू के आसपास आती है आपको जो सिग्नल आता है। तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मतलब अगर 280 के आसपास वैल्यू आ रही है तो आप क्या बोलोगे, ये वाला आपका आइसोमर है। और अगर 240 के आसपास वैल्यू आ रही है तो आप बोलोगे ये वाला आइसोमर है। तो आप वुडवर्ड रूल से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आइसोमर्स में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन था वुडवर्ड्स रूल का। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं आपकी वुडवर्ड्स रूल्स में, है ना। अगर कुछ भी कहीं भी डाउट्स आते हैं आपको तो वो सारी चीज़ें आप पूछें कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो वुडवर्ड्स रूल का आपका इन ओन में बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।